रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मन की आंखों से इस कार्यक्रम में। शनिवार की शाम में 8 बजे से 9 बजे तक हम हर बार मन की आंखों से कार्यक्रम में एक नए व्यक्तित्व से मिलते हैं और उनकी जीवन की अनुभवों से हम बहुत कुछ सीखने की प्रयास करते हैं। तो आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ बने हुए हैं रश्मि तिवारी जी। आप पटना से हैं और पटना में आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के तौर पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं डिसेबिलिटी कमीशन में। सो रश्मि जी, आपको रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको जी। आप इतने बड़े पोस्ट में होते हुए, व्यस्त रहते हुए भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए और आपकी जीवन के अनुभवों को शेयर करने के लिए आपने वक्त निकाला। आपको शुक्रिया। और हमारे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। सो रश्मि जी, हम सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहते हैं। आपका बचपन कहाँ बीता और कैसे आपकी ये जो रोशनी है वो चली गई? मेरा बचपन बेगूसराय बरौनी रिफाइनरी में बीता। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में मेरे फादर जॉब किया करते थे और वहीं की मेरी पैदाइश भी है। और 3 साल की उम्र में सिर में चोट लगने से मेरी आंख चली गई थी। अच्छा। सिर में चोट आने से आंख गई नहीं थी। सिर में चोट लगने से दर्द हुआ करता था सिर में। तो डॉक्टरों ने डिटेक्ट किया मेनिंजाइटिस और उन्होंने स्पाइनल कॉर्ड से पानी निकाल दी मेरे। जो छोटे बच्चों को अगर मेनिंजाइटिस नहीं है तो पानी नहीं निकालना, गलत डायग्नोस हुआ डॉक्टरों का। ओके। जिसके चलते मेरी आंख, हाथ और पैर चली गई। जब वो स्पाइनल कॉर्ड से पानी निकाले ब्रेन का, समझ के कि मेनिंजाइटिस है बच्चे को, जबकि सिर में चोट आने से वो प्रॉब्लम थी। तो विदिन 6 आवर आई लॉस्ट माई विजन। तो मेरी आंख तो दोनों चली गई थी और लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग काम करना बंद कर दिया था। ये गलती हुई थी आईओसी के डॉक्टर बी चौधरी से, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे आईओसी में। और उसके बाद मेरे पेरेंट्स मुझे लेके रांची गए के सिन्हा क्या, उन्होंने भी गलत डायग्नोसिस किया उस समय। और ये घटना 78 में, और जब मैं 3 साल की थी, 4 साल की, तो उस समय की ये घटना है। और जब रांची गए तो वो उन्होंने कह दिया कि नो योर चाइल्ड विल नॉट सर्वाइव। तो फिर ये लोग लेके वापस चले आए। फिर जब मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गई तो फिर इन लोगों ने मुझे लेके सीएमसी वेलोर गए, जो चेन्नई से आगे है वेलोर, वहां गए और वहां मेरी ट्रीटमेंट शुरू हुई। 4 बार मेरी ब्रेन सर्जरी हुई और उसके बाद हाथ पैर की भी सर्जरी हुई। बट हाथ पैर तो बहुत ठीक नहीं हुआ। हाथ एक्टिव ही नहीं है अभी भी, सर्जरी के बाद भी एक्टिव नहीं हुआ जी। पैर से तो हम चलना शुरू कर लिए। पैर से पहले भी चलते थे लेकिन पैर पूरा टेढ़ा हो गया था। अब पैर थोड़ा सीधा है बट उतना सीधा नहीं है, अभी भी टेढ़ा है। सर्जरी के बाद भी बेकार ही है। लेकिन आँख की रोशनी भी नहीं लौटी, जिसके लिए वो लोगों ने 4 बार सर्जरी किया ब्रेन का। बट ऐसा है कि लाइफ तो बच गई मेरी। जो लाइफ जा रही थी वो बच गई। बस इतना ही हुआ कि मैं बच गई मेरे पेरेंट्स के सामने, बस। जी। और कुछ नहीं मिला मुझे। जी मैम, ये बातें तो आप अभी बहुत ही आसानी से बता रहे हैं, लेकिन जब ये सभी हादसे हुए हैं, आपकी घर में आपकी पेरेंट्स की हिम्मत तो हिल गई होगी। तो बिल्कुल हिल गई थी। जी। तो उस समय कैसे वो हैंडल किया और क्या उम्मीद से उन लोगों ने आगे बढ़ा? नहीं, मेरे फादर को मुझसे बहुत लगाव थी जी। और मेरी बड़ी सिस्टर जो थी वो कहा करती थी कि हम लोग 4 हैं, तुम लोग 3 हो जाएंगे। और शी इज 13 और 14 ईयर्स एल्डर देन मी। तो अक्सर कहा करती थी पापा से कि नहीं, हम लोग 4 हैं तो हम लोग को 4 ही रहना चाहिए। हम लोग 3 बहन है, 1 भाई है, तो फिर हम लोग को 4 ही रहना चाहिए, 3 हम लोग नहीं होने चाहिए। तो फिर मेरे फादर को मुझसे बहुत अटैचमेंट थी और मदर को भी। तो वो लोगों ने मेरे ऊपर स्पेशल केयर
उन लोगों का था। ऐसे CMC वेलोर जाने के लिए फर्स्ट टाइम IOC की ही डॉक्टर की गलती थी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। लेकिन हमारी मदर कह रही थी कि रेफर माय डॉटर टू CMC वेलोर, और वो पेपर पे लिख दिया रेफर टू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो हमारी मदर को इतना गुस्सा आया कि वो जो पेपर पे लिखे थे वो एक हमारे यहाँ कॉपी मिलती थी IOC एम्प्लॉय को, सारे ऑफिसर्स वर्कर सबको एक कॉपी मिलती थी, वो लेके हम लोग हॉस्पिटल जाते थे, उसमें हमारी फोटो लगी हुई रहती थी। तो उसके एक पेज पे उन्होंने लिख दिया रेफर टू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। हमारी मदर को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उस पेपर को फाड़ा और CMO के मुंह पर फेंक दिया और कहा कि आप पैसा नहीं दोगे तो क्या मेरी लड़की की इलाज नहीं होगी? मैं एम्स बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मैं इसको लेके CMC वेलोर ही जाऊंगी। एम्स में ब्रेन की सर्जरी अभी बहुत अच्छी नहीं हो रही है। और मेरी मदर को इतना गुस्सा आया कि वो एक वहाँ बहुत ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफिसर्स बैठे थे, बोले कि आप बहुत बड़े घर की बेटियां हैं, आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं, यहाँ मेरी लड़की के लाइफ का प्रश्न है और मैं इसे एम्स लेके जाऊंगी नहीं, CMC वेलोर लेके जाऊंगी। तो फर्स्ट टाइम जो मैं वेलोर गई उसमें IOC हैज नॉट गिवन सिंगल पाई टू माय फादर, क्योंकि CMO ने लिखा नहीं और उसने दिया नहीं। जब हम लोग IOC से चले गए तो वहाँ चेन्नई हेड ऑफिस में हमारे फादर गए और बोले कि भाई आई हैव कम फॉर माय डॉटर्स ट्रीटमेंट, तो मुझे पैसा चाहिए। तो उन्होंने बरौनी फोन किया चेन्नई से जी। तो बरौनी से जो वेलफेयर ऑफिसर थे और पर्सनल ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि तिवारी को पैसा दे दो, तिवारी जी को पैसा दो वहाँ, इसलिए कि वो बड़े गुस्से में यहाँ से गए हैं जी। तो भी फिर उसने मतलब दिया पैसा वहाँ, लेकिन यहाँ आने पे पूरा पैसा वो उनके पेमेंट से चली गई, काट दिया इन लोगों ने जी। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। सेकंड टाइम उन लोगों ने बुलाया था चेकअप के लिए, तो फिर सबने कहा कि जाइए पहले जनरल मैनेजर से रेफर करवा लीजिए, तो CMO को करना ही पड़ेगा। तो फिर मेरे पापा गए जनरल मैनेजर से रेफर करा के, तो CMO ने प्लस का साइन दिया कि मैं रेफर कर रहा हूँ बट ही विल नॉट गेट एनी मनी फ्रॉम हियर। तो सेकंड टाइम भी मेरे फादर हमको लेके चले गए वेलोर। तो CMC जाने के लिए CMO से बहुत लड़ाई करनी पड़ी थी इन लोगों को। तो सेकंड टाइम भी पैसा नहीं मिला। फिर जब थर्ड फोर्थ फिफ्थ टाइम गए तो एक चौधरी करके GM थे पंजाब के जी, वो बोले कि नो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि he will not get money for the treatment of his daughter. ये तो his right कि he will take his daughter anywhere else for the treatment. और IOC have to give. तो फिर जब थर्ड फोर्थ फिफ्थ टाइम हम गए तो वो लोगों ने मुझे पेमेंट किया, फुल पेमेंट किया विथ अटेंडेंट। नहीं तो उसके पहले जो 2 बार हमारी ऑपरेशन हुई ब्रेन सर्जरी, उसके लिए IOC हैज नॉट गिवन एनी मनी। और जो हेड ऑफिस से बीच में जाके इनको लेना पड़ता था, वो ये लोग पूरा डिडक्शन कर लिया करते थे IOC वाले, क्योंकि भयंकर लड़ाई चल गई थी CMO से। और गलती भी CMO की ही थी, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट था और उसको समझ में नहीं आई और उसने मेरी लाइफ खराब कर दी। अगर उस टाइम मेरे को इतनी अकल होती तो मैं IOC से पूरी अपनी लाइफ को खराब करने के लिए पूरा दंड भरवा लिया होता मैंने। एक इंसान की लाइफ को अब खराब कर दिया आपका डॉक्टर, और आप 2 बार ट्रीटमेंट के लिए पैसा नहीं दिए, तीसरी चौथी और पांचवी बार आपने दिया, और फिर उस इंसान को आपने जॉब नहीं दिया, उसको कुछ किया नहीं। क्यों नहीं किया? गलती आपकी थी। डॉक्टर शुड हैव टू डू। हमारे घर में भी 3-4 डॉक्टर हैं अभी फैमिली में जी, तो सारे अच्छे डॉक्टर्स हैं, और डॉक्टर की ये ड्यूटी बनती है कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि व्हाट पेशेंट इज सफरिंग, देन यू रेफर द पेशेंट, डोंट टच हिम और हर एट एनी कॉस्ट। ये मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि दिव्यांगता एक ऐसी चीज है जो इंसान को समाज से काट देता है जी। और ये मतलब कहते हैं ना कि दुश्मन को भी ना हो,
वो चीज है कि दिव्यांगता किसी के घर ना जाए। ये अच्छी चीजें थोड़ी है। हम दिव्यांग हो गए, हम रिजर्वेशन की कैटेगरी में आ गए, चलो ठीक है, थोड़ा सा दया दृष्टि हुआ गवर्नमेंट का कि उसने हमें देर सवेर रिजर्वेशन दे दिया। इस कांग्रेस गवर्नमेंट को मैं थैंक्स करती हूँ जिसको समझ आई देर से, और उसने हमारे लिए बहुत सारी कानूनें बनाई, जिसको मोदी जी ने फिर रिफॉर्म किया है। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने 2007 में ही यूएनसीपीडी उस ट्रीटी पे साइन किया था, और 96 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने हम लोगों को जो दिया, बहुत लेट दिया, लेकिन चूंकि हमारा देश बहुत डेवलपिंग है कंट्री, तो जो भी चीज मिला हम लोगों को देर से ही मिला, बट मिला। लेकिन कहते हैं ना कि हमारी सोशल लाइफ नहीं है, दिव्यांगों की कोई सोशल लाइफ नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि इनकी कोई कास्ट भी नहीं हो। अगर इफ दे आर दिव्यांग, ऑल दिव्यांग शुड बी काउंटेड इन दिव्यांग ओनली, नॉट ब्राह्मण, नॉट मुस्लिम, नॉट क्रिश्चियन, मतलब नॉट एनी कास्ट और रिलीजन। दिव्यांग की अपनी धर्म है दिव्यांगता, और उनका रिलीजन, जाति जो बोल लो, वो दिव्यांगता ही है, क्योंकि समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करता है। और ये झूठ बात नहीं है, आई एम टेलिंग ट्रूथ, क्योंकि मैं जी रही हूँ उसी एनवायरमेंट में। ऑफिस में लोग कह देते हैं, कभी कभी बात है कि लोग कह देते हैं, अच्छे भले लोग, अरे ये दिव्यांग चला आया ऑफिस में, इसको तो बस खाना चाहिए, इसको तो ये चाहिए, इसको तो वो चाहिए। अरे क्यों नहीं चाहिए? फैमिली वोंट सपोर्ट अस। हम तो ये कहते हैं कि हमारी जैसी फैमिली हर दिव्यांगों की नहीं होती, और बहुत दिव्यांगों की है हमारी जैसी फैमिली, उनको सपोर्ट मिलती है, बट कितने दिन तक? जितने दिन तक उनके पेरेंट्स रहते हैं, कुछ दिन तक, जितने दिन तक उनके भाई बहन बूढ़े नहीं होते हैं, जितने दिन तक उनकी बहनों के साथ जो जिसकी अटैचमेंट है वो बूढ़ा नहीं होता है, या उसका जो थिंकिंग है बहुत अच्छी सोच वो रखता है, तब जाके होता है। भाई के साथ किसकी अटैचमेंट हुई, वो कितना चाहती है, ये सारी चीजें प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट इस पे नहीं ध्यान देती है। गवर्नमेंट एक बुनियाद केंद्र बना देती है, एक सेंटर बना देते हैं। भिखमंगे थोड़ी है हम कि भीख मांग रहे हैं। वी आर फिजिकल डिसेबल्ड एंड वी हैव आल्सो सेंटिमेंट्स, लेकिन हमारे सेंटिमेंट्स का कोई कद्र नहीं है सोसाइटी में। मैं तो लिखती हूँ फेसबुक पे, हमेशा लिखती हूँ कि बहुत दिक्कत है हमारे साथ जी। मैं तो रोज डील करती हूँ। लड़कियां जो दिव्यांग हैं, उनकी जो सोशल स्टेटस है नथिंग, किसी भी फैमिली की हो। एक बिहार में है उषा सिंह, उनका एक्सीडेंट में आंख चला गया। वो शी हैज स्टडीड फ्रॉम BHU, और वो जब PG B.Ed सारी चीजें कर ली थी, तब उनकी आंख चली गई थी। और लालू प्रसाद यादव की दया दृष्टि हुई कि शी गॉट जॉब एज अ टीचर, हाई स्कूल टीचर और इंटरमीडिएट टीचर। उन्होंने 2018 में उनकी रिटायरमेंट हो गई। अब उनकी जो दशा दुर्दशा है वो बहुत दयनीय है। लड़कियों की शादी नहीं होती, और शादी हो जाती है तो वो भी परेशान करते हैं, फिर भाई भतीजा होते हैं वो भी परेशान करते हैं। और उनकी जो दशा दुर्दशा है वो देख के डर होता है कि भगवान ना करे कि ऐसा किसी के साथ हो। शी इज गेटिंग 60,000 पर मंथ पेंशन, बट उनका पैसा छीन लिया जाता है। उनके साथ बहुत मतलब गलत व्यवहार किया जाता है। जब मैं लिखती हूँ तो लोग कहता है तुम निगेटिव पॉइंट बहुत निकालती हो, पॉजिटिव नहीं। तो पॉजिटिव है, हमें हमारे घर वालों ने पढ़ाया, और घर वालों के पढ़ाने से ही नहीं हम पढ़े, हमें सोसाइटी का भी हेल्प मिला है पढ़ने में, लिखने में, हर जगह। जब मैं IOC में थी, मैं पढ़ा करती थी स्कूल में, तो सारे जो फ्रेंड्स रहते थे उनके मम्मी पापा तो सब IOC में ही वर्किंग थे, तो वो लोग बहुत हेल्प किया मुझे। आउटस्टैंडिंग सपोर्ट और हेल्प मुझे मिला, तब मैं जाके आज इस पोस्ट पे हूँ। ये पॉजिटिविटी है, बट इसके अलावा निगेटिविटी भी इतनी है। जो चूंकि डिसेबिलिटी कमीशन में हूँ, मैं देख के मुझे अंदर से डर होता है कि एक दिव्यांगों का जीवन मतलब बहुत अभिशापपूर्ण है। और मैं कहती हूँ कि किसी को दिव्यांग नहीं होना चाहिए, कहीं कुछ नहीं है, बस भगवान के मारे हम लोग, और इससे ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं।
मैम मैं समझ सकती हूँ आपकी जो दर्द है या फिर आप किस दौर से गुजर रहे हैं। तो जैसा आपने कहा कि बचपन में एक छोटा सा डायग्नोसिस की गलती के कारण ये हुआ है, तो फिर आगे से पढ़ाई, जैसे आपने कहा कि आप 9th के बाद आपके पिताजी ने रिक्वेस्ट किया और आपने पढ़ाई किया, फिर आगे की पढ़ाई कैसे की आपने? मेरे फादर ही मुझे पढ़ाया है। जैसे ग्रेजुएशन और पीजी ये सब मैंने इग्नू से किया, नॉन 10+2। 10 तो मैं कर दे नहीं पाई आईसीएसई बोर्ड से। तो फिर जब मैंने बिहार बोर्ड की तरफ मुड़ा तो एक स्कूल में मैं गई, वहां हम लोगों ने बात किया तो प्रिंसिपल वो प्रोजेक्ट विद्यालय था, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम के तहत वो स्कूल खोला था और बहुत अच्छी स्कूल थी वो, लेकिन प्रिंसिपल को रूल्स नहीं पता था। और हमें भी, क्योंकि हैव नेवर बीन टू ब्लाइंड स्कूल, तो मुझे भी ये चीज का उस समय ज्ञान नहीं था कि ब्लाइंड शुड गिव एग्जाम्स फ्रॉम ईच एंड एवरी बोर्ड। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रोविजन नहीं है हमारे यहाँ, ब्लाइंड एग्जाम नहीं दे सकता है। तो आईसीएसई बोर्ड तो रिजेक्ट कर ही दिया था। फिर 92 में मैंने बिहार बोर्ड की तरफ मुड़ा। फिर हम देखे कि जब उल्टा सीधा बोला, फिर हमने अपने फादर को बोला कि लिव ऑल दिस थिंग। और एक इग्नू है जो नॉन 10+2 में पढ़ाई करवाता है, विदाउट 10th और 12th की डिग्री हुए मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी। और मुझे पढ़ने की बहुत ललक थी बचपन से। मुझे लगता था कि मैं बहुत सेकुलर हूँ, मैं जातीयता नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी एक सोच मुझे आ जाती थी मेरे अंदर कि पंडित समाज में अगर जन्म हुआ है तो मुझे एजुकेशन में हायर उस पे जाना चाहिए। ये मेरे अंदर की सोच थी। या तो मैं वेद पढ़ लूं, वेदांत पढ़ लूं, या कुछ भी पढ़ लूं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो मैं आगे जा नहीं सकती थी क्योंकि नेत्रहीनता मेरी बहुत जबरदस्त थी, 100%। तो साइंस तो मैं सोच नहीं सकती थी। फिर भी बचपन में कभी कभी सोच लिया करती थी क्या मैं डॉक्टर बन सकती हूँ। तो वो तो लड़कपन था मेरा, बचपना था जो मैं सोच लिया करती थी, लेकिन रियलिटी तो था कुछ और। तो फिर मैंने ग्रेजुएशन किया इग्नू से, उसमें मेरी सब्जेक्ट हिंदी रही। आई हैव स्टडीड फ्रॉम आईसीएसई बोर्ड, तो मुझे समझ सकते हो आप लोग कि हिंदी पढ़ने में कितनी मुश्किलें हुई होंगी जी। फिर भी चूंकि बिहार में थे हम लोग, अच्छे रीडर इंग्लिश में नहीं मिलते, और फादर ऑफिस जाते कि मुझे पढ़ाते। तो मेरा भाई था तो वो उसने कहा कि इवन माँ कैन ऑल्सो रीड हिंदी फॉर हर। तो फिर माँ ने मुझे बुक्स पढ़ना, और एक आंटी थी वो बुक्स पढ़ती थी हिंदी वाला, और इग्नू में मैंने क्रेडिट्स क्लियर किया। 92 या 94 क्रेडिट्स था इग्नू के ग्रेजुएशन में 3 सालों में। कांग्रेचुलेशंस, ग्रेट। फिर मैंने पीजी भी इग्नू से ही किया, उसमें 32 क्रेडिट्स मुझे क्लियर करने थे जी। वो भी मैंने क्लियर किया। इग्नू बहुत टफ होता है, बट आई हैव क्लियर्ड ईच एंड एवरीथिंग एट अ ग्लांस। फिर मैंने इग्नू से ही बीएड किया। और बीएड करने के बाद फिर मतलब पीएचडी करने का मुझे बहुत शौक था कि मुझे पीएचडी करना है। तो मैंने गया यूनिवर्सिटी में, मगध यूनिवर्सिटी में मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया, नॉट पीजी। पीजी तो मेरा इग्नू से ही है, बीएड भी। पीएचडी के लिए मैंने अप्लाई किया जी। तो फिर एनरोलमेंट हो गई, लेकिन उसके बाद आया कि तुरंत आ गया कि नेट और गेट दोनों क्लियर करना होगा। फिर मैं इधर बीपीएससी की तरफ मुड़ चुकी थी और सेक्रेटेरिएट कैडर का एग्जाम दे रही थी बीपीएससी का। तो फिर सबने कहा कि छोड़ो, बीएड तुम्हारी हो ही गई है तो तुम छोड़ दो पीएचडी। तो फिर हमने छोड़ दिया। फिर एक सोच आई मेरे अंदर कि मुझे लॉ करना है, मैं जॉब करते हुए लॉ कर लूंगी, लेकिन अभी तक मैंने लॉ में एनरोलमेंट लिया नहीं। मैं दिव्यांगों की सेवा करने के लिए मेरी इच्छा होती है कि कोई भी दिव्यांग है तो उसकी मैं सेवा करूं जी। मतलब जो मुझे मिला अच्छे भले लोगों से, आईयूसीएल के जो लोग थे वो मेरी बहुत सपोर्ट किए। तो
वो जो मेरे साथ सारी चीजें हुई, तो मुझे लगता है कि दिव्यांगों को मुझे तो सपोर्ट करना चाहिए। और कोई दिव्यांग अगर मेरे पास आता है, कुछ भी कहता है, तो मुझे लगता है कि आई शुड डू फॉर हिम और हर। मतलब एक इंटरनल वो आता है जिसके लिए हम सोचते हैं कि हम कुछ सोशल वर्क करें, इनको इनका अपलिफ्टमेंट करें। ये सारी चीजें मेरे अंदर आती है। मैंने लाइफ टाइम वो लिया है, प्रोग्रेसिव फेडरेशन फॉर ब्लाइंड है दिल्ली में, उसका मैंने लाइफ टाइम मेंबरशिप लिया है। तो कि मैं उसके साथ जुड़ू, उसका जो सेंटर है बिहार में ले आऊं और सारे हैंडीकैप के लिए मैं वर्क करूं। मतलब एक इनर्ट मेरे अंदर हो जाता है कि इसके लिए आई हैव टू डू समथिंग, और मैं करती भी हूँ। जितना मेरे से हो सकता है मैं कर देती हूँ। सो मैम, जैसे आपने कहा कि आप कभी ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई नहीं किया है, तो आप क्यों ब्लाइंड स्कूल नहीं गए हैं? ब्रेल वगैरह नहीं, ब्लाइंड स्कूल इसलिए नहीं गए कि जब मैं सीएमसी जाती थी तो डॉक्टर सजेस्ट किया करते थे मेरे फादर को कि सेंड योर डॉटर टू ब्लाइंड स्कूल। तो मेरे फादर बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते थे, लेकिन उस समय वो इतने गुस्से में हो जाते थे। और फिर एक भोजपुरी भाषा हमारे यहाँ चलती है, उसमें वो डॉक्टरों को कहा करते थे दे आर तमिलियंस फ्रॉम तमिलनाडु, तो कहा करते थे कि तू ही चल जा। तो समटाइम्स माय मदर टोल्ड हिम कि व्हेन अगर इसमें कोई यूपी बिहार का डॉक्टर होगा और समझ जाएगा कि आप क्या बोल रहे हैं, तो कहते थे मैं अपनी लड़की को खुद पढ़ाऊंगा। और ही इज गिविंग हिज 100% एवरी टाइम। मैं ग्रेजुएशन निकाली तो मेरे फादर थे उस टाइम, ही इज अलाइव, मतलब ही वाज अलाइव दैट टाइम। तो उसके बाद उनकी डेथ हुई। मेरी रिजल्ट आने के बाद जब पीजी में मेरी एनरोलमेंट हो गई, इग्नू में बुक्स आ गए, उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन उनकी डेथ हो गई। मतलब विदाउट एनी सिम्टम। मतलब वैसे किसी की डेथ नहीं होती है, मतलब एकाएक उनकी डेथ हो गई। दैट टाइम ही वाज ओनली 64 इयर्स। मतलब he has completed 63 years only 7 days in 64 years। तो उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मैंने पीजी किया, बीएड किया, और बहुत अच्छे सोच को वो रखते थे। वो कभी मुझे ये नहीं कहते थे कि यू आर ब्लाइंड, और कहते थे यू आर सीइंग, डोंट से दैट आई एम अ ब्लाइंड। तो वो बहुत डांट फटकार लगाया करते थे मुझे। अगर मैं कह देती थी मुझसे ये नहीं होगा, मैं कमजोर हो गई, तो वो कभी उसको नहीं, वो मतलब बहुत मेरे साथ मेहनत किया करते थे। और ब्रेल जो था वो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद, ये हमारे बिहार में पटना में कदम कुआं है, वहां के एक लाइब्रेरियन को उन्होंने बुलाया जो साइटेड था, और उसने 1.5 महीना मुझे, नाम तो मुझे उसका याद नहीं है, 1.5 महीना मुश्किल से 4 महीना वो आया मेरे यहाँ, जिसमें पूरा लेके वो 30-35 दिन ही आया होगा, 1.5 महीना तक। उसने मुझे ब्रेल भी सिखाई, क्योंकि वो उनकी इच्छा थी कि अब तुम ब्रेल सीख लो, हायर एजुकेशन में अगर बुक्स होंगे तो तुम ब्रेल में पढ़ सकती हो। बट वो पैसा तो बहुत ज्यादा लिया, लेकिन 4 महीना में वो ऐसे आया कि लगा कि मुश्किल से वो 30 से 35 दिन आया होगा। और पैसा उसने बहुत लिया, बहुत अच्छे से ब्रेल नहीं सिखाई उसने मुझे, फिर भी मुझे ब्रेल आ गई। ऐसा नहीं है कि ब्रेल नहीं आता, मुझे ब्रेल भी आ गया। जी। सो फिर आपकी पेरेंट्स और आपकी भाई बहन ने तो चाहते थे कि आप अच्छे से साथ में रहे, खेले, ये सभी चीजें। तो फिर आपकी रिलेटिव्स और आपकी सोसाइटी में, अड़ोस पड़ोस में क्या व्यवहार रहता था आपके प्रति? नहीं, आईओसी में जब मैं रहा करती थी तो पड़ोसियों की भी व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छी थी, आउटस्टैंडिंग। वहाँ वो लोग दे आर वेरी हेल्पिंग। वहाँ एक देविका वर्मा थी, आईओसी एम्प्लॉय की वाइफ, तो शी ऑलवेज कॉल्स मी एंड ब्रिंग योर बुक एंड आई विल टीच यू। मतलब ऐसे एक मनोरमा थी जो अभी बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है बेंगलोर में, मनोरमा सिंह जी। उसने भी मेरी बहुत आउटस्टैंडिंग हेल्प की, मेरे ही एज ग्रुप की थी वो जी। तो फ्रेंड्स, आईओसी में मुझे ये कभी फील नहीं हुआ कि आई एम अ ब्लाइंड जी। लेकिन जब वी लेफ्ट आईओसी, वी केम टू पटना, तो बड़े शहर में
अगल बगल में बहुत कांटेक्ट भी नहीं होते हैं। आप घर खरीद लो, आप कहीं बाहर से आए हो तो बगल वाला भी अपने एटीट्यूड में रहता है, आप भी अपने एटीट्यूड में रहते हो, तो कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाती है बड़े शहरों में जी। बगल में कौन है क्या है उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब क्या है, अब तो मुझे जॉब हो गई है तो आते जाते सब देखते ही है कि मैं आ रही हूँ जा रही हूँ, तो लोगों को लगता है, तो कोई कोई पूछता है कि आपको इतना प्रॉब्लम है फिर भी आप कहाँ जाते हो, तो बताते हैं हम ऑफिस जाते हैं। आप कितना पढ़ाई किए हो, तो फिर बोलते हैं पीजी बीएड सब की हो, तो सब सुनते हैं। तो अब थोड़ा बहुत इंटरेक्शन लोगों को होता है जी। लेकिन सोसाइटी से सही मायने में पूछो तो किसी भी तरह का हेल्प नहीं मिल पाता आज की सोसाइटी से। वो मैं आईओसी में थी तो वहाँ की एनवायरनमेंट कॉस्मोपॉलिटन था जी। उसमें बहुत जगह के लोग रहा करते थे आईओसी में, मुंबई के, महाराष्ट्र के, फिर गुजरात के, चेन्नई, तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश के, तो वो एक कॉस्मोपॉलिटन सिचुएशन वहाँ थी, तो दे आर हेल्पिंग। बट ऐसे अगर आप सोसाइटी में आओ तो बहुत वो है सोसाइटी में हैंडीकैप्टों को लेके। और सही माने में अगर देश में किसी को रिजर्वेशन चाहिए तो वो हैंडीकैप से है कि जिनको रिजर्वेशन चाहिए जी। और उनको सही माने में हर चीज चाहिए, घर चाहिए, और वो उसके लिए गवर्नमेंट को खड़ा होना, वो एक रूम का घर नहीं चाहिए, उनको लैविश लाइफ चाहिए क्योंकि दे आर हैंडीकैप। उनको मेड चाहिए, उनको ड्राइवर चाहिए, उनको वो भी कुकिंग वाली मेड चाहिए, झाड़ू पोछा वाली भी मेड चाहिए। दे आर फुल्ली नॉट डिपेंडेंट, मतलब दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट। तो गवर्नमेंट को ये सोचना होगा जॉब में रहे या जॉब के बाहर रहे, और सब जोड़ के गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उनको कि दे शुड लीड देयर लाइफ लाइक जनरल पीपल। मेरे घर में अगर कोई ना रहे तो आई एम नॉट एबल टू कुक क्योंकि माई हैंड इज नॉट, लेफ्ट हैंड इज नॉट वर्किंग एंड आई एम नॉट एबल टू लाइट द गैस। या इफ इंडक्शन इज देयर आई विल मेक समथिंग, इफ electric teapot is there then I'll make tea for myself, but if I have to light the gas I'm not able because my left hand is not working जी। तो जिसको मल्टीपल डिसेबल्ड है, हो सकता है मैं कुकिंग जानती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुकिंग जानती नहीं हूँ, बट इन वंस इन ईयर 98 I was lighting a gas and what happened, the gas flame rises till 2 feet. So from that day, I thought कि it's very difficult for me to light the gas from my one hand. तो ये सब चीज पर गवर्नमेंट को सोचनी होगी क्योंकि घर वाले परेशान हो जाते हैं बच्चे को करते करते। उनको भी लगती है कि मुझे कुछ आजादी चाहिए। इस बच्चे को मैंने 3 साल की उम्र से 47 साल की उम्र तक ले आया, अब मुझे आराम चाहिए इससे। तो कौन सोचेगा उसके लिए? उसके माँ बाप अगर है नहीं, मेरी मदर है, शी इज 76-77 years old जी, और शी इज नॉट एबल टू वॉक ऑल्सो जी। तो वो कैसे मेरे लिए क्या करेंगी? और माई सिस्टर्स, आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देम बट दे आर डूइंग मच फॉर मी नाउ ऑल्सो। तो सोसाइटी को मैं दोष नहीं देती हूँ, मैं गवर्नमेंट को कहती हूँ कि एक पैनल बनाओ, एक पैनल बनना चाहिए जिसके थ्रू हमें सारी चीजें मिले। चाहे हम जॉब में हैं तब भी हमको अंत्योदय मिले, हम जॉब में नहीं है फिर भी मिले, राशन हमारे घर तक पहुंचाया जाए, हमें मेड का खर्चा मिले, जो मेड आए हमारे लिए कुकिंग करे। हमारा सबसे बड़ी चीज, हमें सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। अगर इफ वी आर गर्ल्स वी शुड गेट सिक्योरिटी। कैसी सिक्योरिटी? तो लाइफ की सिक्योरिटी। हम घर से ऑफिस जाते हैं, ड्राइवर के साथ जाते हैं, ड्राइवर के साथ आते हैं, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से मिलनी चाहिए कि ही इज एंटाइटल्ड टेक यू फ्रॉम योर हाउस टू ऑफिस एंड नथिंग विल हैपन इन द वे। एक डर जो बना है वो ना बना रहे। तो ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, और आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए दिव्यांगों के। लड़कियां दिव्यांग हो जाती हैं, माँ बाप मर जाते हैं, उसके बाद उनकी गति मुक्ति हो जाती है। एक लड़की आती है बक्सर से, उसका दोनों पैर नहीं है मेरे पास जी, और जब वो बोलती है कि मैम
आफ्टर माई मदर एंड फादर व्हाट विल हैपन टू मी। और मैं भी सोचती हूँ अभी तो उसके भाई की शादी नहीं है तीनों की, और हो जाएगी तो उसकी क्या हाल होगी। कोई मेरी ही बेटी हो, अगर एक बेटी हो जाए, वो अच्छी भली हो, उसके ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी डाल दिया जाए एक दूसरे बच्ची की जो चलती ना हो, तो वो कैसे फेस करेगी, हाउ सी विल फेस। तो दोनों की तरफ से सोचना है ना, तो गवर्नमेंट को सोचना है। पेरेंट्स तो सोच लिए, चले गए दुनिया से, उसके बाद एक सिक्योरिटी चाहिए लाइफ लीड करने के लिए। हम घर से ऑफिस चले जाए, ऑफिस से घर चले आए, हमें कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है, ये सारी चीजों का एक वो होना चाहिए, तब जाके दिव्यांगों का रिजर्वेशन फुलफिल होगा। राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी में ये भी आना चाहिए कि इनका सिक्योरिटी इनको मिलनी चाहिए। घर से ऑफिस जाने के लिए ही सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। अब कुछ हो जाने के बाद तो बहुत रूल्स बना हुआ है, आप वहां जाइए, वो कर लीजिए। नहीं, आदमी का जैसे आप स्वावलंबन कार्ड बनाते हो, यूनिक आईडी कार्ड बनाते हो, बन गया, उसके बाद उसको सारी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। उसका भी एक अलग घर होना चाहिए, शादी हुई नहीं हुई दैट डजंट मैटर, उसको भी एक अलग घर होना चाहिए। और इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, not a parents will not survive but government will survive। चाहे कोई गवर्नमेंट हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट हमारा रक्षक है। तो ये पॉलिसीज होनी चाहिए। जी। सो मैम, जैसे आयुषी आप कह रहे हैं, ये आयुषी शहर का नाम है? नहीं, आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL। Okay, IOCL. Okay. IOC is not a company, but not a town. IOCL is a company, Indian Oil Corporation Limited. IOCL. Okay. Yeah, it's come under Navratna. Okay. It's an oil field. Okay. So, आपके पिताजी IOCL में काम करते थे? हाँ। क्या करते थे? वो वहाँ पर्सनल ऑफिसर थे। Okay. सो आपकी भाई बहनें कैसे आपको मदद करते थे? भाई बहन मेरे बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत कोऑपरेटिव। वो तो मतलब हम बता ही नहीं सकते हैं, फॉर एवरीथिंग। मैं आज जो भी इंडिपेंडेंट हुई हूँ वो अपनी बहनों के चलते और भाई के चलते। भाई तो अब मेरा है नहीं, ही लेफ्ट अस इन ईयर 98 ओनली। जी। तो एंड आफ्टर दैट माय फादर डाइड इन 2001। तो भाई तो जिंदा है नहीं, बट ही हैज ऑल्सो सपोर्टेड मी अ लॉट। तो एंड माई बोथ सिस्टर्स, उन लोगों का तो आज भी तारीफ करती हूँ मैं कि वैसी बहनें भगवान सबको दे। दे आर मच सपोर्टिव। माई ब्रदर इन लॉ हैज प्लेड अ रोल ऑफ माई फादर इन माई लाइफ, माई एल्डर ब्रदर इन लॉ डॉक्टर अशोक कुमार दुबे। तो मतलब वो अपने बच्चे की तरह मुझे उन्होंने सपोर्ट किया है ऑन एवरी स्टेप। घर में मेरे लिए सोचा जाता है कि कौन सा एनवायरनमेंट इसके लिए क्रिएट किया जाए। ये जो सारी बातें मैं बताई हूँ आपको, मैं डिसेबिलिटी कमीशन में रह के दिव्यांगों को देख के मैं परेशान हो जाती हूँ, और मुझे सोचना पड़ता है कभी कभी कि माई सिचुएशन इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम देयर सिचुएशन। जी। तो कभी कभी मैं भगवान को थैंक्स करती हूँ, मैं सरस्वती को भी थैंक्स करती हूँ फॉर गिविंग मी enormous इंटेलिजेंस। और मैं भगवान को इसलिए भी थैंक्स करती हूँ कि माई फैमिली इज मच सपोर्टिव देन अदर्स। लेकिन बाकी जो दिव्यांग हैं उनको देख के मतलब कहते हैं कि आत्मा रो जाती है, वो वाली किस्सा हो जाती है। सो मैम, अभी वर्तमान में आप कहाँ पर रहते हैं? हम पटना के बोरिंग रोड में रहते हैं, SK पुरी। अच्छा। सो यहाँ मेरा अपना घर है। ये आपकी कंपनी की तरफ से, ऑफिस की तरफ से मिला हुआ है? सरकारी क्वार्टर्स में रहते हैं? मेरे फादर का खरीदा हुआ घर है। अच्छा। हम अपने घर में रहते हैं। जी। ये SK पुरी बोरिंग रोड में है। जी। सो आप सरकारी नौकरी पर है तो आपको क्वार्टर्स नहीं मिलते हैं? हाँ, मिल सकता है, वो है ऑफिसर्स फ्लैट है पटना में, मिल सकता है। मैंने अप्लाई नहीं किया हुआ है। जी। ओके। सो आपकी सारी बहनें शादीशुदा हैं? मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई है, और मेरे बड़े वाले ब्रदर इन लॉ रिटायर्ड भी हो चुके हैं। जी। और उनके 3 बच्चे हैं,
बड़ी बेटी डॉक्टर है दिल्ली में, बेटा भी डॉक्टर है, छोटी बेटी नोएडा एमईटी में एलएलएम कर रही है। अच्छा। हमारी सेकंड वाली बहन आपको सेंट जॉन्स बनारस में इंटरमीडिएट लेक्चरर है केमिस्ट्री की, उसके हस्बैंड डॉक्टर हैं जी। ये मेरी फैमिली हिस्ट्री है। मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे 1952 से 77 तक। मेरे फादर के फादर पुलिस ऑफिसर थे जी। उनको मैंने देखा नहीं है, डाइड बिकॉज ही डाइड इन ओनली एट द एज ऑफ 40 1961। मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई थी तो उनको मैंने देखा नहीं है। हमारी बड़ी बहन भी उनको नहीं देखी है। तो मतलब ये हमारी फैमिली हिस्ट्री है। और आपकी पूरी फैमिली में सिर्फ आपको ही डिसेबिलिटी है? हाँ, आपकी पूरी फैमिली में सिर्फ आपको ही ये तकलीफ है? हाँ बिल्कुल। ओके। सो मैम, जैसे आप आपकी स्ट्रगल और आपके विचार, पढ़ाई, आपकी फैमिली, इन सभी बातों के बारे में शेयर किया है। सो आप कैसे मैनेज करते हैं? आपकी दिनचर्या कैसी होती है? कैसे आप ऑफिस तक पहुंचते हैं? सुबह मैं उठती हूँ 6:30 तक, फिर फ्रेश होना, फिर अपना ब्रश मतलब फ्रेश होना, फिर नहाना, सारा करने के बाद 10 o'clock तक ऑफिस जाती हूँ। और ऑफिस में 4:50-55 तक रहती हूँ। और फिर मतलब 5 o'clock तक ही लेडीज को रहना है, तो मतलब 5 आई लेफ्ट ऑफिस डेली। और कभी कभी तबीयत नहीं ठीक रही तो बीच में भी छोड़ देता है जी, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मेरी सर्जरी बहुत ज्यादा हुई है जी। तो कभी बुखार हो जाता है, कभी कुछ हो जाती है, तो ये सारी चीजें हैं। कभी उल्टी स्टार्ट होने लगती है, वॉमिटिंग। तो मतलब थोड़ा सा जो फिजिकल वो है वो इम्बैलेंस रहता है मेरा। कभी कम सोए, कभी ज्यादा सो गए। मतलब ब्रेन सर्जरी के चलते ही थोड़ा सा वीकनेस है मेरे अंदर। ज्यादा नहीं बोलेंगे बट थोड़ा सा है अभी तक जी। थोड़ा सा इधर उधर होने से मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन उतना को मैं माइंड नहीं करती हूँ। घर वाले जरूर माइंड करते हैं ये मत करो वो मत करो, मैं सारा काम करती हूँ। जो मेरे मर्जी में आता है वो मैं सारा काम कर लेती हूँ जी। बहुत हुआ, बहुत झेला मैंने, बहुत भगवान ने झेलाया। और जो कहते हैं ना, हुई है वही जो राम रचि राखा को करी तर्क कौन साखा, वही वाली किस्सा है। राम जो लिख दिए वही होना था। मैम, आपकी फेवरेट हॉबीज क्या है? ऐसा कुछ आप? मेरी हॉबीज है पढ़ना जी। हम चाहते हैं कि जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें मेरे अंदर घुस जाए। मतलब जो पढ़ाई है, जो चीज है, अगर कोई डिबेट कर रहा है पॉलिटिक्स पे तो वो भी मेरी हॉबीज है, उसमें भी हम घुस जाते हैं, उसमें भी हम तर्क कर लेते हैं। कोई रामचरितमानस पे बात करे, मतलब आई एम इंटरेस्टेड इन स्टडीज, चाहे वो किसी भी फील्ड का स्टडी हो, उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट आती है। पता नहीं क्यों, बचपन से, क्योंकि मुझे दिखता नहीं था। तो अनलेस एंड अनटिल अगर आपको वो काम नहीं कोई करने देगा या भगवान रोक दिया तो उसमें इंटरेस्ट आ जाती है जी। तो मुझे इंटरेस्ट थी कि मैं पढूं। और दूसरा इंटरेस्ट होता है कि मैं विदेश जाऊं, फॉरेन टूर पे जाऊं, जो होता नहीं है मेरे साथ जी। फिर लगता है थोड़ा इंडिया में भी इधर उधर जाऊं, जो फिजिकली मैं बहुत फिट हूं नहीं। तो जिस चीज पे भगवान का जो रोक लग जाता है तो वही चीजें करने की थोड़ी बहुत इच्छाएं होती है इंसान को। पढ़ना, और जैसे छोटे बच्चे भी आते हैं तो वो भी कुछ बोलते हैं तो मैं सोचती हूँ कि क्या बोल रहे हैं, इनसे मैं सीख लूं। मतलब लगता है कि एवरीवन इज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ मी, वॉट एवर दे आर स्पीकिंग, अगर वो अच्छा है तो इनसे सीख लो जी। ये मेरे अंदर एक इंट्यूशन है। दूसरा है कि अगर अच्छे लोग कुछ कर रहे हैं तो भाई उनको पकड़ो, उनके बराबरी में खड़ा रहो। जो हो नहीं पाता है तो अंदर से बहुत गुस्सा आती है कि ये क्यों नहीं हो रहा है जी।
तो कहते हैं ना हाईली एम्बिशियस। जैसे आपने महाभारत अगर देखा होगा जी, तो धृतराष्ट्र को भी आपने देखा होगा कि हाईली एम्बिशियस। उसको जब बड़ा पुत्र होने के चलते और नेत्रहीनता होने के चलते जो उसको राजगद्दी नहीं दी गई और उतना बड़ा महाभारत खड़ा कर दिया गया। तो पीपल हैव टू थिंक कि इफ ही और शी इज अ ब्लाइंड, ये लोग ब्लाइंड है बट दे आर टैलेंटेड, दे कैन रूल, दे कैन मेक पॉलिसीज, दे कैन डिसाइड पॉलिसीज। उनसे पूछो, उनको नकारो मत। मैं समाज से यही कहती हूँ कि धृतराष्ट्र को नकारने के चलते इतनी बड़ी युद्ध हो गई, महाभारत खड़ी हो गई। अगर उसे पहले ही राजगद्दी दे दी गई रहती, पांडु को नहीं देके उसी को दी गई रहती, तो इतना बड़ा महाभारत नहीं हुआ रहता। तो आप डिसेबल्ड को ये मत बोलो कि यू आर डिसेबल्ड और ये काम तुम कैसे करो। सब सारे पूछा करते हैं हाउ यू विल डिस्चार्ज योर ड्यूटी। अरे व्हाट इज दिस? अगर मुझे ड्यूटी दिया गया तो मैं डिस्चार्ज करूंगी ड्यूटी, ठीक है। अगर मैं ड्यूटी नहीं डिस्चार्ज कर पा रही हूँ तो अटैच सम असिस्टेंट। ये पॉलिसी बनाओ कि दोज हु आर 100% ब्लाइंड और दोज हु आर 100% फिजिकली डिसेबल्ड शुड गेट असिस्टेंट इफ देयर एनी पोस्ट। जब आप गवर्नमेंट में बड़े बड़े सेक्रेटरीज लेवल के ऑफिसर्स के घर में कुक रखने के लिए, उनकी वाइफ के लिए कुक रखने के लिए पैसा दे सकते हो, तो आप डिसेबल्ड 2 ही 4 डिसेबल्ड 100% होते हैं, बाकी 40% होते हैं, 45% होते हैं, 50% होते हैं। दे कैन डिस्चार्ज देयर ड्यूटी इजिली, बट दोज हु आर 100% डिसेबल्ड, दे आर नॉट एबल टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटी नाइसली। उनके साथ अटैच कर दो असिस्टेंट। आजकल तो हर जगह गवर्नमेंट का वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे मिलते हैं असिस्टेंट, गवर्नमेंट हर जगह ऑफिस में लगाई हुई है, तो उनको ब्लाइंड के साथ अटैच कर दो। दोज हु आर 100%, मैं ब्लाइंड नहीं कर रही हूँ, दोज हु आर 100% फिजिकल डिसेबल्ड शुड गेट असिस्टेंट अटैच विद देम। इट डजंट मैटर दैट दे आर ऑन क्लास 2 और दे आर ऑन LDC पोस्ट, LDC और UDC। If you are giving them job, give them respect, attach some assistant with them for discharging their duty. ये मेरा अपील है सरकार से, मेरा ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस से अपील है, एक रिक्वेस्ट है, एक डिमांड है कि आप करो। Those who are 100% disabled should get extra assistant in office for discharging their duty. ये नहीं है कहीं पॉलिसी में। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के एक एक पन्ने को पलटा है। 2017 और 16 का जो नीति बना है उसमें भी मैंने देखा है, कहीं नहीं है ये चीज, और ये चीज बहुत बेकार है। आप 100% ब्लाइंड को दे दोगे कि भाई इस पे लिखो, इस फाइल पे लिखो, हाउ दे विल राइट। मुझे बहुत आता है बोलना, मैं बोल सकती हूँ, मैं बोल रही हूँ आपके सामने, आप सुन रहे हो, लेकिन आप कह दोगे कि रश्मि यू शुड राइट, तो मैं नहीं लिख सकती हूँ। बिकॉज नर्सरी से लेके ग्रेजुएशन, PG, हर एक ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यू हैव गिवन मी अ राइटर, देन हाउ डू यू थिंक दैट आई एम एबल टू डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट वेरी नाइसली? A written work should be done by me. It's a problem. लेकिन गवर्नमेंट का नजर इस पे नहीं है। हम करते हैं अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज, किसी को जोड़ के, किसी को बाबू भैया बोल के, या हमारे कलीग्स को लग जाता है कि ना कोई तो दयावान हो ही जाता है कहीं, अरे कर दो इसका काम, बेचारे का काम कर दो। तो वी आर बेचारा। गवर्नमेंट हमें रिजर्वेशन देने के बाद भी बेचारा बना के खड़ा किया हुआ है। एक असिस्टेंट नहीं अटैच करने के चलते ही हम लोग बेचारे हैं। मैं ये पूछ रही थी, आप जैसे PG वगैरह खत्म हुआ, जॉब के लिए अप्लाई किया, तो डायरेक्टली आप ये डिसेबिलिटी सेक्शन में ही आए? नहीं, मैंने कंपटीशन क्वालिफाई किया जी। भैया आजकल नौकरियां नहीं मिलती हैं बिना कंपटीशन क्वालिफाई किए। मैंने BPSC क्वालिफाई किया, मैंने सचिवालय कैडर का जो सेक्रेटेरिएट कैडर का जो एग्जाम होता है उसको क्लियर किया, मैंने इंटरमीडिएट लेक्चरर की भी एग्जाम क्वालिफाई करी, मैंने 3 एग्जाम एक साथ क्वालिफाई किया। अच्छा। BPSC, फिर से
ये सचिवालय सेक्रेटेरिएट कैडर का जो एग्जाम होता है, स्टेट एसएससी जी, इसको भी मैंने क्लियर किया। मैंने इंटरमीडिएट लेक्चरर वाली एग्जाम भी क्लियर करी। ओके। मैंने एक साथ 3 कंपटीशन को, एक पढ़ाई करते हुए 3 कंपटीशन को मैंने क्लियर किया। वंडरफुल। तो फिर आपने कौन सा जॉब चूज किया? मैंने स्टेट कैडर, ये सचिवालय कैडर को मैंने ज्वाइन किया। ओके। क्योंकि इससे मुझे रेवेन्यू ऑफिसर, बीपीएससी में थोड़ी गड़बड़ी कर दी है उन लोगों ने। मैंने पीटी निकाला, मेंस का मैंने एग्जाम दिया। वो लोग किए क्या उस टाइम, मैं 53वीं से 55वीं बीपीएससी में मैंने मेंस का एग्जाम दिया। मेरी एग्जाम बहुत अच्छी गई थी जी। तो रिजर्वेशन में उन लोगों ने टॉप पे कर दिया डेफरडम को, जो गलत था। हमने देखा, फिर हम सोचे कि हर एक एग्जाम के लिए हम जाके केस फाइल करें। फिर भी मैंने किया, लेकिन लॉयर जो था मेरा वो चीट कर गया। विनोद उसका नाम था। वो मेरे केस को ज्यादा आगे जाने नहीं दिया, क्योंकि ये सचिवालय कैडर वाले भी एग्जाम में हमने केस किया था उसी के अंडर में, विनोद के अंडर में। वो विनोद वर्मा था, सिंह था, जो भी था, हमको याद नहीं अभी। वो हमारे पीछे ही रहता है कहीं। तो उसमें जो हमने एग्जाम दी थी, तो उसमें भी हमें केस करना पड़ गया था। वो भी केस मैं उसके साथ ही फाइल की थी, विनोद के अंडर में ही फाइल किया था, लॉयर विनोद के अंडर में। लेकिन फिर एक बलवंत सिंह थे, विजुअली इम्पेयर्ड, वो भी केस फाइल की। तो बोले कि मेरे साथ आके तुम इंटरवेन कर लो सचिवालय कैडर वाला एग्जाम का। तो मैंने उनके केस में इंटरवेन कर लिया, जिसके चलते वो गुस्सा होके मेरी बीपीएससी वाले फाइल को वो दबा दिया। मैं मांगती रह गई कि मेरे जो डॉक्यूमेंट्स और सारी चीजें तुम लिए वो मुझे लौटाओ। मेरे ब्रदर इन लॉ गए, लेकिन वो दिया नहीं गुस्से में। एडवोकेट। तो बीपीएससी मेंस भी मेरा निकल गया होता, और इंटरव्यू तो मैं ऐसे ही निकाल ली रहती। उसके लिए तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं। मैं किसी से बात करने में कभी डरती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे दिखता नहीं है वो इंसान कैसा है। उसकी आंख लाल पीले काले कैसे हो रहे मुझे पता नहीं चलता है। इसलिए बोलने में तो मुझे कहीं कोई रोक ही नहीं सकता है। और मेंस भी मेरा निकला होता, लेकिन निकल नहीं पाया, क्योंकि इसमें उन लोगों ने गड़बड़ी कर दी थी जी। फिर 56वीं से 59वीं का एग्जाम हुआ, तो उसमें मैंने फॉर्म नहीं भरा, क्योंकि सचिवालय कैडर में मेरी सिलेक्शन हो गई थी। फिर मैं छोड़ दी। अगर नहीं छोड़ी होती तो 56वीं से 59वीं में इन लोगों ने फिर उस चीज को सही किया। पहला ब्लाइंड को दिया, फिर डेफ और डम को दिया, फिर फिजिकल डिसेबल्ड को दिया। आप जब ज्वाइन किया ऑफिस, आप उस टाइम पे किस कैडर में थे? कौन सी ऑफिस ज्वाइन की आपने? मैं पहली बार तो रेवेन्यू ज्वाइन की थी। मैं हाजीपुर में मुझे चार्ज ही नहीं दिया जा रहा था कि आप काम कैसे करेंगे। जो हमारे तुरंत सीनियर बॉस थे वो कहते थे आप काम कैसे करेंगी। तो मुझे तो प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर मैं हेड ऑफिस में ट्रांसफर कराया मैंने। उसके बाद मुझे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर वाला पोस्ट दे दिया गया। मैं इधर चली आई। इधर मुझे जितने भी दिव्यांग आते हैं उनको काउंसलिंग करने का काम दे दिया गया है। ओके। यहाँ और परिवार वो रिमाइंडर देने का काम है। तो रिमाइंडर वाला काम इसलिए थोड़ा कम हो गया कि सारा वो कोर्ट केस में चला जाता है। डिसेबिलिटी कमीशन में जो केस होती है उसमें चली जाती है, सबको कोर्ट केस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और काउंसलिंग का काम मेरा है, हम काउंसलिंग करते हैं। और जो रिमाइंडर देना रहता है वो जो कुलीग्स हैं या सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी हेल्प से वो भी निकलता रहता है। दे ऑल आर हेल्पिंग इन माय ऑफिस। ऑफिस के लोगों में कोई दिक्कत नहीं है। सो मैम, आप जैसे अभी डिसेबिलिटी के सेक्शन में हैं, तो कोई इवेंट्स वगैरह भी आप ऑर्गेनाइज करते हैं? क्योंकि आप काउंसलिंग में हैं तो आपके संपर्क में बहुत सारे दिव्यांग भी होंगे जो पटना के जितने दिव्यांग आते हैं उनकी काउंसलिंग तो मैं करती हूँ। ये डिसेबल्ड कमीशन है, यहाँ का वर्क है कि अगर किसी डिपार्टमेंट में आपका वर्क नहीं हो रहा है और जो पॉलिसी गवर्नमेंट की डिसाइडेड है, तो अगर कोई डिपार्टमेंट आपका काम नहीं कर रहा है, एजुकेशन नहीं कर रहा है या सोशल वेलफेयर नहीं कर रहा है, या मतलब कोई भी डिपार्टमेंट हो, आप अगर दिव्यांग हैं, अगर आपका काम नहीं हो रहा है, ये पब्लिक डीलिंग वाला जो मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर वाला वो सब चीज में नहीं मिल रहा है, या आपको
कहीं रिजर्वेशन नहीं दी जा रही है। तो जो पॉलिसी अगर डिसाइडेड है और उसके मतलब विद इन गवर्नमेंट से कोई गलती हो गई है या किसी से भी, तो उसको लिखा जाता है हमारे ऑफिस से कि इसका काम करिए, ये पॉलिसी है और ये आपको देना है जी। जैसे राशन में हुआ और उनके पेंशन में हुआ दिव्यांगों के, या दिव्यांग को कहीं प्रॉब्लम हो रही है, कहीं रंच नहीं है तो वहाँ रंच बनाइए, तो ये कीजिए, तो वो कीजिए, ये लिखते हैं हम लोग जी। जैसे किसी दिव्यांग को लोन नहीं मिल रहा, वो लोन चाह रहा है तो उसके लिए बैंक को लिखते हैं हम लोग, भाई इसको लोन दो। हम लोग लिखते हैं, कहाँ तक वो देता है ये हमें नहीं पता है जी। लोन के मैटर में तो बैंक बहुत सोच समझ के ही लोन दिया करते हैं, लेकिन बाकी चीजों में जो गवर्नमेंट से कहीं गलती हो गई या किसी डिपार्टमेंट में कुछ गलती हो रहा है, तो इसीलिए डिसेबल्ड कमीशन को बनाया गया है कि यहाँ से वहाँ लेटर जाए और ये बताए कि भाई दिव्यांगों को ये दिक्कत हो रही है, इसको आप सुधार लो। तो वो कर लेते हैं जी। मतलब जिस डिपार्टमेंट को हम लोग भेजते हैं लेटर, जिसके लिए भी, वो डिपार्टमेंट उसको तुरंत कर लेता है कि डिसेबिलिटी कमीशन से ये लेटर आई है, इसका ये काम हो जाना चाहिए, या इसमें ये गलती हो गई है तो इसको सही कर लो। जैसे किसी के ट्रांसफर उसके होम टाउन में ही उसको रखना है दिव्यांग को, और ऐसे अच्छे भले लोग को होम टाउन नहीं दिया जाता है, कहीं और फेंक दिया जाता है दूर दूर। तो अगर दिव्यांगों को आप कहीं बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में दे रहे हो या दूर दे रहे हो, इसके लिए हम लोग लेटर लिखते हैं कि भाई आप इसको इसके शहर में ही रखो, ये नियम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल्स लगाते हुए उनको बताया जाता है कि ये दिक्कत इसको क्यों दे रहे हो, नहीं देना है। फिर सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं लोग, उसके लिए आदमी अवेयरनेस कराता है कि ये नहीं होना चाहिए। यस मैम। सो अंत में आप जो भी दिव्यांग साथी आपको सुन रहे हैं, उन सभी को आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं? दिव्यांगों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबसे बड़ा है पेशेंस। जी। उनको पेशेंस रखना है, और एजुकेशन इज मस्ट। अगर आप दिव्यांग हो तो आप ये मत सोचो कि हम इंटर कर लिए तो ग्रेजुएशन ना करें, ग्रेजुएशन कर लिए तो पीजी नहीं करना। एजुकेशन इज मस्ट, और उनको अवेयर होना पड़ेगा। अवेयरनेस किस सेंस में? अवेयरनेस है कि मतलब एक रोना नहीं, एक गाना नहीं, अरे हो गया, दिव्यांगता हो गया, ये तो भगवान की मर्जी थी, हो गई, तो इसी में जीना है और उसको लेके जीना है और उसी में आगे चलना है। उसी में ये सोचना है कि इतना दौड़ना है कि जो अच्छे भले लोग दौड़ रहे हैं उनको हम पकड़ सके। मतलब कंपटीशन भी करना है तो अच्छे भले को देख के करना है कि हमने आपको एक बात नहीं बताई, मेरी एक सेकंड वाली बहन थी जी, ठीक है और मुझे दिखता नहीं था, उसे दिखता था, मतलब वो लोग तो अच्छे भले हैं। तो मैं आज तक जो भी पढ़ाई की या मुझे जो भी हुआ, तो मुझे लगता था कि मेरी बहन का ये मेरे से बड़ी है, उसका ये चीज हो गया तो मेरे पास भी ये होना चाहिए एजुकेशन में जी, बाकी चीजों में नहीं। बाकी चीजों में मैं नहीं सोचा करती हूँ कि उसके पास ये है तो मुझे होना चाहिए। एजुकेशन में मैं हमेशा सोचा करती थी कि मेरी बहन है तो हमसे बड़ी है, अगर वो इतना पढ़ रही है तो मुझे भी उसके इतना जाना है जी। और उसी से मेरी कंपटीशन रही पढ़ाई लिखाई को लेके, जबकि वो मुझसे 4 साल बड़ी थी और मैं कभी ये बात बोलती नहीं हूँ किसी से, लेकिन ये चीज बहुत सही है कि उसको देख के मुझे लगता था कि अरे मेरी बहन है, बड़ी बहन है, सबसे बड़ी दीदी मेरी ग्रेजुएट है, उसके बाद सेकंड वाली केमिस्ट्री से फर्स्ट क्लास फर्स्ट थी पटना यूनिवर्सिटी से। इन सारी चीजों को देख के मुझे लगता था कि आई हैव टू कैच हर, मतलब उसके बराबरी में हमको जाना है जी। तो दिव्यांगों को ये सोचना पड़ेगा कि भाई हमको खुद को उठाना है। हमारा मोरल जो है, जैसे हम अपने आप को लव करें, फर्स्ट वी हैव टू लव आवरसेल्फ जी। ये नहीं सोचे कि हम दिव्यांग, हम कभी नहीं सोचते हैं। कभी कभी अगर मेरे मन में आ भी जाता है
अरे हम दिव्यांग हो गए, तो हम सोचते चलो माता तो मेरे बगल में खड़ी है तभी मुझे इतना बड़ा इंटेलिजेंस मिला है जी। तो ये चीज दिव्यांगों से यही कहना चाहेंगे कि लव योरसेल्फ, अपने आप को तुम प्यार करो। ये सबसे बड़ी चीज है। मतलब घृणा नहीं करो अपने आप से, प्यार करो, अपने आप को आगे लेके जाओ। जी, थैंक यू सो मच मैम। आज इतना समय निकाल के आप हमारे सभी श्रोताओं के लिए आपने बहुत सारी बातें की और आपने अपील भी किया कि क्या आवश्यकता होते हैं दिव्यांगों की। तो इन महत्वपूर्ण बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी थैंक यू। जी दोस्तों, यहीं पे हम विराम लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी समय पर एक और नए साथी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 90.4 FM पर मन की आंखों से इस कार्यक्रम को।